बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आपके सामने बेहद ही ख़ास प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ, कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, आज आपके फ़ीडबैक, आपके सजेशन और आपके कई बेहतरीन सवालात के साथ मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, जो एक एक करके हम आपके सवाल के जवाब आप तक पहुँचाएँगे। तो जाइए सबसे पहले हमारे दरमियान एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान फैकल्टी मैथ्स के मुंबई ब्रांच SM रज़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाउ आर यू सर? एब्सोल्युटली फाइन एंड फैबुलस। सर, जो हमारा पिछला एपिसोड था अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक बहुत आए और कई सवालात हैं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सवालात भेजे हैं, आप उनके क्वेश्चंस को पहले आंसर करें। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। पहले तो व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स और ख़ास तौर से इस चैनल का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने एक मास में मुझे पहुंचने का मौका दिया और इसके ज़रिए मैं अपने मुल्क की खिदमत कर पा रहा हूं, इसका मुझे भी खुशी है और लोग जुड़ रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं सर। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो व्यूवर्स के क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेरीज़ है, उसको आप आंसर करें। जी सर, सबसे पहला सवाल है, नाज़रीन याद रखें जब भी आप अपने सवालात भेज रहे हो तो अपना नाम ज़रूर लिखें, तो हमें समझ में आएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, तो हम आपको डायरेक्ट बात कर सकते हैं आपसे। सर, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने कहा है अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा सेकंड क्लास में है और मैं चाहता हूँ कि उसकी मैथ सब्जेक्ट जो है वो पावरफुल सब्जेक्ट हो उसके लिए। बहुत अच्छी सोच है। अल्टीमेटली आगे आप किसी भी कंपटीशन की तरफ बढ़ें, चाहे वो किसी भी फील्ड का कंपटीशन हो, इंजीनियरिंग ले लें या इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मेडिकल साइंस भी ले लें, MBA ले लें, IAS ले लें, या किसी भी फील्ड में आप जाएं, मैथ्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एंट्रेंस में अगर आप जाएं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी के फॉर्म में आए, रीजनिंग के फॉर्म में आए, मैथ्स कहीं ना कहीं होगी, हर जगह आपको मैथ्स एकदम मिलेगी। न्यूटन से किसी ने पूछा कि मैथ्स के बारे में आप क्या कहेंगे, मैथ्स क्या साइंस है? तो बहुत ही स्ट्रेट एक न्यूटन ने डेफिनेशन दिया कि मैथ इज़ नॉट अ साइंस बट इट्स अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड ऑल द साइंसेस। तो अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो हर चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो कोशिश करना है कि मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो। और बच्चा आपका क्लास सेकंड में है, 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। पहले तो ये कि उसके सब्जेक्ट को उसके रियल लाइफ से जोड़ के उसको समझाने की कोशिश करें। ओके। जैसे अगर वो ट्रायंगल पढ़ रहा है तो ट्रायंगल का शेप आप उसके सामने रखें। जैसे अगर रेक्टेंगल पढ़ रहा है तो आप मैच बॉक्स रख सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है, इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। नंबर सिस्टम के बारे में मैं कह रहा था कि नंबर सिस्टम के बारे में, अगर नंबर सिस्टम के बारे में बच्चा आपका पढ़ता है तो आप उसको बताएं कि नंबर सिस्टम में ये पर्टिकुलर नंबर किस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो नेचर से एसोसिएटेड हो। लाइक जैसे अगर आप जनरली बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे नेचुरल नंबर क्या है, तो मैक्सिमम बच्चों से आपको इसका एक रॉन्ग आंसर सुनने को मिलेगा। जनरली बच्चे बोलते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो। तो जब आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या 1 से आगे नंबर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें डेसिमल में नंबर भी आएंगे, रूट में भी आएंगे, फ्रैक्शन में भी आएंगे, पर नेचुरल नंबर डेसिमल में, रूट में या फ्रैक्शन में नहीं होता। ओके। तो अब छोटी क्लास में बच्चा इसको कैसे रियलाइज करे कि नेचुरल नंबर क्या है? या तो वो उसे याद करे और नहीं तो समझे। अब उसे आप कैसे समझाएंगे? आप ऐसे समझाएं कि नेचुरल वर्ड जो है वो नेचर से निकला हुआ है। अब नेचर किसे कहेंगे? नेचर का मतलब वो चीज़ जो गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने बनाई हो। अब जितनी चीज़ें अल्लाह ने बनाई है वो कैसे बनाई, आप ज़रा उसकी काउंटिंग देखें। अगर आप देखेंगे तो वालिदैन 2, 4, 5 या 2, 3, 1, 2 भाई बहन बनाए, या अगर नंबर ऑफ ट्रीज देखेंगे तो 2 लाख, नंबर ऑफ माउंटेन्स देखेंगे तो 7। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नदी बना दिया 2.5, माउंटेन बना दिया √2, या अगर नंबर ऑफ सी बना दिया 1/3। तो जो नेचर से एसोसिएटेड काउंटिंग है दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो अगर आप ऐसे बताएंगे तो बच्चा समझ पाएगा कि नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है। उसी तरह से जैसे होल नंबर है, तो अब नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो अब मैं बच्चों को हंसने के लिए समझाता हूं कि आप देखो 0 देखो, तो 0 एक होल सुराख जैसा नजर आएगा आपको। तो नेचुरल नंबर में अगर एक होल कर दिया जाए तो इसको मिलाने पे हम बोलेंगे होल नंबर। तो जब बच्चे को आप सब्जेक्ट से अटैच करके, प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच करके उसका एग्जाम्पल रखेंगे तो बच्चा सब्जेक्ट को समझेगा और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा। एक और एग्जाम्पल रखूं, जैसे मल्टीप्लीकेशन आप देखें जी, तो 4 × 3 का रिजल्ट क्या होता है? 12। आप उसको समझाएं
कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा, लेकिन अगर 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी 12 आएगा। Right. सो मल्टीप्लिकेशन को आप रिपीटेड एडिशन भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें उसको समझाना होगा, लाइफ से एग्जाम्पल जोड़ के देना होगा, और जिस दिन आप लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देंगे बच्चा सब्जेक्ट को बहुत इंजॉय करेगा, और इंजॉय करेगा तो उसको तह तक जाके समझने की कोशिश भी करेगा। तो सब्जेक्ट को लाइफ के साथ जोड़ने की आप कोशिश करें। ओके, और प्रैक्टिकल बेस बात करें अगर तो एकदम रट्टा रटाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। साइंस तो एकदम कभी भी मगडप करके पढ़ने की चीज़ ही नहीं है। ओके, हमेशा साइंस जो है इस बात की तरफ आपको इनवाइट करता है कि आप उसमें रीज़न ढूंढें और समझ के पढ़ने की कोशिश करें। आजकल आप देखेंगे कि YouTube पे बहुत सारे इस तरह के आपको काउंटिंग के लिए, टेबल्स के लिए, फिगर्स के लिए बहुत सारे क्लिप्स वीडियोस, हाँ, वीडियोस हैं। तो आप उनसे भी बच्चे को अटैच करें। और साथ साथ एक NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे बहुत सारे बच्चों की, छोटी क्लास के बच्चों के लिए किताबें पब्लिश होती हैं, जिसमें मैथ्स के ऊपर नंबर सिस्टम की कहानी क्या हो सकती है, उस पर कैसे आप कुछ कर सकते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल पे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ से और कहानियों से साइंस को और मैथ्स को समझाने की कोशिश की गई है। तो NBT की बुकें बहुत सस्ती मिलती हैं। या तो ये आप साइट से भी आप देख के मंगा सकते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की। उसमें ख़ास तौर से बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा काम कराया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की बच्चों की जो किताबें आती हैं उससे आप अपने बच्चे को वेरी चीप, दैट इज, मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की सीरीज आती है उसमें कोई भी एक इंडिविजुअल बुक, वो बुक की बात करें जो अक्सर स्टेशन वगैरह के बाहर, नहीं वो अलग हो गई। NBT की बुक्स आती है, जैसे NCERT की बुक्स होती है, उसी तरह से NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बुक्स से आती हैं। और इनमें बच्चों की जो सीरीज आती है, किसी भी बुक की कीमत मैं समझता हूँ 30 से 35 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं होती होगी। तो आप उसके साथ भी अपने बच्चे को जोड़ें। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में आपको कहानी मिलेगी। तो जब बच्चा आपका सोए तो किसी ना किसी साइंटिस्ट के बारे में एक बार पढ़ें और उसको एक ड्रीम में जाने दें, ताकि वो अपने आप को वहाँ ले जाने की कोशिश करे। तो इससे बड़ा एक हेल्प मिलेगा उसको हायर स्टडीज़ की तरफ या हायर थॉट की तरफ माइग्रेट करने में। तो लेट्स सी द बुक्स ऑफ NBT ऑल्सो एंड द वीडियोज़ ऑफ YouTube। ओके सर, दूसरा सवाल है, क्या कोचिंग ज़रूरी है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट और एम्स को क्लियर करने के लिए? बड़ा एक अच्छा सवाल है, और इसका एक सीधा जवाब अगर मैं दूं तो नहीं, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। इसका एक सीधा जवाब दूं तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज तक कोचिंग की शक्ल भी नहीं देखी होगी, और गांव में किसी दूर के कस्बे में रहते होंगे, और आप देखेंगे कि मेडिकल क्वालिफाई या इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं। राइट। या दूसरे तौर पे इसका एग्जाम्पल मैं रखूं, मैं अपने आप से अटैच कर रहा हूं, अगर मैं एक बैच में IIT के लिए अगर 50 बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, तो ऐसा तो होता नहीं कि 50 के 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। राइट। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल एफर्ट पे। अगर आपका इंडिविजुअल एफर्ट है, सब्जेक्ट को इन डेप्थ आपके अंदर पढ़ने का शौक़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग एक नेसेसिटी है। हाँ, लेकिन कोचिंग कहाँ से आपको हेल्प करेगी? जैसे कोचिंग से पहला हेल्प क्या होगा? एक तो कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ेंगे। जैसे कोचिंग का क्या होगा, जैसे किसी भी कोचिंग को अगर आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे क्या होगा कि बाय फोर्टनाइटली या एवरी 21 डेज के बाद या वीकली एक टेस्ट सीरीज उनका होगा। तो आप एक कंटिन्यूअस टेस्ट पैटर्न से जुड़ेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को हर टाइम स्क्रीन कर सकते हो कि इस वक्त आप कहाँ पे हो। ओके। एक पहला। दूसरा जो फ़ायदा ये होगा कि कोचिंग में अगर आप एक साथ 50 या 100 बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि रिमेनिंग बच्चों के साथ आपका लेवल कहाँ तक जा रहा है, आप उनके रिस्पेक्ट में कहाँ जाके ठहरते हो। तो कोचिंग से ये होगा कि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनके रिस्पेक्ट में आपको कंपेयर करने का मौका मिलेगा और एक टेस्ट सीरीज से जोड़ने का मौका। और तीसरी जो चीज़ मिलेगी वो ये होगी कि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको कोई डाउट किसी टॉपिक में अराइज हो गया, तो उस डाउट को उस पार्ट ऑफ टाइम पे सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे एक हेल्पफुल हैंड आपको मिलेगा। क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो कनेक्टेड है। अगर पीछे का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। राइट। तो अगर किसी पार्ट ऑफ टाइम पे, सपोज कीजिए अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएट है, वहाँ डाउट्स के लिए कोई टीचर अगर अवेलेबल है और आपको क्लास के बाद कोई डाउट आता है, तो आप उस दिन नहीं तो अगले दिन उसे क्लियर करा सकते हैं। तो वो चीज़ें एक साथ वहीं से वहीं ख़त्म होती जाएंगी और आगे आपको स्मूथली बढ़ने का
मौका मिलेगा। Okay. तो मतलब दोनों पहलू अपनी जगह पर हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ सारी चीज़ों को ठीक से टैकल कर सकते हैं, लेट्स गो थ्रू दैट। और अगर लगता है कि नहीं, मुझे अपने आप को बीच बीच में स्क्रीन करना है, मुझे और बच्चों के साथ अपने आप को लेके चलना है, तो डेफिनेटली कोचिंग विल बी अ गुड ऑप्शन। तो आप जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। ओके जी सर, अगला सवाल है कि सर आई हैव गिवन एग्जाम ऑफ +2 इन आर्ट्स स्ट्रीम। सर आई वांट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन बैंक। व्हाट शुड आई डू? कैन आई डू BA and LLB integrated in private university because date of all the government university is gone? यस, अगर आपको लॉ ऑफिसर के तौर पे जाना है तो लॉ तो एक आपके लिए बेसिक क्राइटेरिया तो है ही है। ओके और ऑब्वियसली मैं नाजरीन के लिए भी कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो एंट्रेंस किसी भी फील्ड के हों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या लॉ हो या किसी भी तरह का एंट्रेंस देखेंगे तो सारे नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान आ जाते हैं। और एग्जामिनेशन का जो पीरियड होता है वो होता है अप्रैल टू जून या जुलाई तक, ओके या जून तक आप ले लें, क्योंकि मिड ऑफ जुलाई से सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये मिस कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर डेट है तो ये वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से इंटीग्रेटेड आप 5 इयर्स का कोर्स, जिसका इन्होंने जिक्र किया, बहुत अच्छा इन्होंने सर्च किया है, वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज इन्हें चाहिए कि ये अपना BA आर्ट्स करें और उसके बाद फिर लॉ से आप LLB करें। ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं LLB? ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं और उसके बाद आप LLB करें। और मैं तो कहूँगा कि अगर और भी अच्छा करना है आपको तो LLB करने के बाद आप HR में MBA करें और उसके बाद आप ज्वाइन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। या लॉ के साथ आप फाइनेंस में MBA कर लें, या आप मेरे ख्याल से जैसे HR बताया, HR एक अच्छा सूटेबल ऑप्शन होगा, तो उसके साथ अटैच करके फिर आप ज्वाइन करें तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। ओके सर, क्या आप इंफॉर्मेशन अबाउट कोटा कोर्सेज फॉर नीट और एम्स के बारे में बता सकते हैं? एक व्यूअर का सवाल है। क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कोटा से रहा है, तो नाजरीन के लिए कहना चाहूँगा, नीट दैट इज़ अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन इंडिया। और अगर आपको MBBS, BDS, BUMS, BHMS और BAMS करना होगा तो उसके लिए एक सिंगल टेस्ट है, दैट इज़ नीट। नीट का एग्जामिनेशन जनरली आप ये देख लें कि अप्रैल के मंथ में होता है और नोटिफिकेशन वैसे जैसे मैंने पीछे बताया कि नवंबर वगैरह में आ जाती है। कोटा में 2-3 तरह के कोर्सेज हैं। एक तो कोर्स ये होता है कि जैसे आपने फॉरेन 10th किया और आप कोटा शिफ्ट हो गए और वहाँ जाने के बाद से आपने वहाँ किसी स्कूल में दाखिला ले लिया और साथ साथ पैरेलल वहाँ पे आपने 2 साल की कोचिंग नीट के लिए ज्वाइन कर ली। तो एक तो सिचुएशन ये बन सकती है। कुछ बच्चे 11th के बाद 12th में वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वो टफ होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि या तो आप 10th के बाद रुजू करें, नहीं तो 12th पास करने के बाद जाएँ। 12th पास करने के बाद वहाँ सिस्टम ये होगा कि बैचेज़ हैं, अपने बैचेस ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद 1 साल की थॉरो एक वहाँ पे कोचिंग होगी और उसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज़ भी होगा और पूरा फोकस करके 1 साल में आपको 11th-12th दोनों पढ़ाया जाएगा। और जो बैच होगा दैट बैच इज़ सिंगल फॉर आइदर नीट और फॉर एम्स और नीट के लिए अलग अलग आपको बैच ज्वाइन करने की किसी भी कोचिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लास्ट में जाके क्या होता है कि हर कोचिंग नीट के साथ साथ एम्स के पैटर्न पे भी अलग एक टेस्ट कंडक्ट करता है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो नीट का पेपर और एम्स का पेपर एक जैसा नहीं होगा। नीट में क्या आएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। जब आप एम्स के पेपर में जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तो होगी, उसके साथ आपका GK भी आएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न, मार्किंग स्कीम वो एम्स की और नीट की अलग अलग होती है। तो टेस्ट सीरीज लास्ट में नीट का अलग आएगा, एम्स का अलग आएगा नीट से। लेकिन अगर सिलेबस की बात करेंगे तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, जो सिंपल डिफरेंस होगा वो होगा GK का। ओके, GK का। जी सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, मेरा नाम रियासत है, मैंने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं। अब मैं इस बात से परेशान हूँ कि 11वीं में मैं मैथ्स लूँ या बायो, जबकि मेरा मन मैथ्स में बहुत लगता है और बायो में ज़रा भी नहीं लगता। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मैथ्स से 12वीं करने के बाद आगे कोई ऐसा जॉब कर सकूँगा जो मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ, क्योंकि मैं एक गरीब लड़का हूँ। प्लीज़ एडवाइज़ मी। रियासत, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जहाँ तक आपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि आपको मैथ्स या बायो क्या ऑप्ट करना चाहिए,
तो आपने जो डिटेल अपने बारे में लिखा है उसमें आपने जो अपना इंटरेस्ट मैथ की तरफ शो किया है, तो उससे तो मैं यही कहूँगा कि आप मैथ्स की तरफ राग़िब हैं तो मैथ्स की तरफ बढ़ें, क्योंकि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसको समझने के लिए इंटरेस्ट इज़ द प्राइमरी कंसर्न। अगर मैथ्स में अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो इनको मैथ्स की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और 10+2 के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। आप एनडीए की तरफ जा सकते हो आप, और भी बहुत सारे जो 4th ग्रेड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें आप जा सकते हो आप। या मैं इतना आपको कहूँगा कि 10+2 के बाद आप एक बार इंजीनियरिंग के लिए भी ट्राई करो। और जहाँ तक आपने अपने वालिदैन के बारे में लिखा है, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। अपने तालीमी सिलसिले को आगे और बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फील्ड और खुलते जाएंगे और आपके लिए कैरियर ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो बेहतर है कि आप 10+2 के बाद किसी और हायर कोर्स की तरफ बढ़ें। इंशाल्लाह बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, कौम में लोग भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि आप होनहार लगते हैं। तो आपकी ज़रूर अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद करेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने अंदर हौसला रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोशिश करें। सर, अगला सवाल है कि मेडिकल की फील्ड के लिए 12वीं के जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है या बीएससी के बाद और आफ्टर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद देना पड़ता है? इज़ मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट टिल द क्लास 12th टू टेक अ मेडिकल एज अ कैरियर ऑप्शन? 10th के बाद मेडिकल में जाने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा, और साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको लेना है। मैथ्स अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रखें। नहीं रख सकते। मैथ्स इसमें कंपलसरी नहीं है। और मेडिकल में जाने के लिए 2 एग्जामिनेशन है, एक तो नीट और दूसरा ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस का एम्स। और इन दोनों में बैठने के लिए 10+2 आपको साइंस से होना चाहिए और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना ही चाहिए। बाकी 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज तो होगी ही होगी। और जहाँ तक 5वां सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे मैथ्स ऑप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेडिकल में जाने के लिए मैथ्स कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप चाहें तो मैथ्स लें, नहीं चाहें तो मैथ्स नहीं लें, पर बायोलॉजी कंपलसरी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, 5वां सब्जेक्ट आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हैं। अगर चाहें तो मैथ्स रखें, अगर चाहें तो मैथ्स नहीं रखें। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10+2 के बाद होता है, ना कि बीए बीएससी के बाद। हाँ, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब भी आप मेडिकल एंट्रेंस दे सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में अब 3 अटैम्प्ट रह गए हैं। यानी अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो आप सिर्फ 3 अटैम्प्ट ले सकते हैं। अटैम्प्ट का मतलब 3 के बाद चौथा आप नहीं बैठ सकते। तो 3 अटैम्प्ट, वो कौन सा अटैम्प्ट होगा? पहला अटैम्प्ट वो माना जाएगा जिस साल आप 12th पास करेंगे, चाहे आप नीट के एग्जाम में बैठें या ना बैठें। ओके। तो पहला अटैम्प्ट वो आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर वाला, फिर आप बैठे ना बैठे वो सेकंड अटैम्प्ट काउंट होगा, उसी तरह से थर्ड। तो 3 अटैम्प्ट आप ले सकते हैं। तो पहला अटैम्प्ट आप लेंगे। हम एंट्रेंस एग्जाम दें या ना दे वो काउंट होगा। यस, जो आपके 12th के 3 साल तक लगातार। एग्जैक्टली, यानी पहला साल 12th के बाद हम नहीं, ऐसा नहीं। फिर जैसे मान लिया, मैं और भी नाज़रीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आईआईटी के बारे में। आईआईटी में सिर्फ 2 अटैम्प्ट आप ले सकते हो। 2 अटैम्प्ट में एक पहला अटैम्प्ट वो होगा जिस साल आप 12th पास कर रहे हो। अगर उस साल आप एग्जामिनेशन में बैठो या ना बैठो, वो एक अटैम्प्ट काउंट होगा। ओके, दैट इज। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू से ही करनी चाहिए। यही पहले एपिसोड में मैंने यही कहा था कि प्लानिंग आपको पहले से लेके चलना चाहिए। जी। ईयर ऑफ पासिंग से आपका काउंट होगा 12th, जिस साल आपने 12th पास किया है, पहला साल वही काउंट होगा। और नीट में बैठने के लिए आपके पास 12th में मिनिमम 55% भी होने चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो बोर्ड मार्क्स की तरफ भी आप केयरफुली रहें। ओके, आई होप कि यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट्स क्लियर हुआ है और इंशाल्लाह आप पहले से ही प्रिपरेशन करते रहेंगे अगर आप नीट या एम्स क्लियर करना चाहते हैं। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम हुसैन है। माई क्वेश्चन इज़ विच हैज़ मोर स्कोप, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोग एक दूसरे का सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हुसैन साहब, और टेक्निकल क्वेश्चन आपने राइज किया। हाँ, देखिए, इंजीनियरिंग की फील्ड की अहमियत कहाँ से निकल के आती है। आप देखें कि किस फील्ड में जॉब ऑप्शन कितना है। जैसे आप देखें, कंप्यूटर आजकल क्यों इतना हाईलाइटेड है, क्योंकि कंप्यूटर में जॉब ऑप्शंस ज़्यादा हैं। जब आप मैकेनिकल और केमिकल को कंपैरिजन करेंगे
तो जी। केमिकल में स्कोप मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में आपको कम दिखाई देगा। ओके। रीजन, मैकेनिकल अपने आप में एक बड़ा वाइड फील्ड है। जैसे मैकेनिकल की एक ब्रांच निकल के आएगी, इंडस्ट्रियल आ गई, ओके। एक आ गई प्रोडक्शन आ गई, ओके। है ना। तो इंडस्ट्रियल आ गई, प्रोडक्शन आ गई, ऑटो कैड वगैरह से भी अटैच करके आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जा सकते हैं, डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, इवन मरीन इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग इज डिफरेंट ना, वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप जा सकते हो, ओके। है ना। आप उसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो ये मेट्रो ट्रेन्स, आज ही मॉर्निंग में मैं वहाँ पे वर्सोवा स्टेशन से जब मैं चला घाटकोपर के लिए, तो एक ड्राइवर वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने उससे बात किया। मैंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि मेट्रो में जाने के लिए ड्राइविंग लाइन में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एजुकेशन की। तो देखिए नाजरीन, आप अंदाज़ कीजिए कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना हाई होने जा रहा है कि मेट्रो में ड्राइविंग करने के लिए आपको मिनिमम बीटेक पास होना चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, और वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका होना चाहिए आइदर इलेक्ट्रिकल से या आपका मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से। तो मतलब चीज़ें देखिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल के साइड जब आप निकल के आएंगे तो बड़ा वाइड फील्ड आपको दिखाई देगा, तो इसमें कैरियर ऑप्शन आपके ज़्यादा निकल के आएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मैकेनिकल की तरफ रुजू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ओके सर, ऐसा कार बाइक तो कोई भी ड्राइवर चला सकता है, पर मेट्रो चलाने के लिए शुड बी अ इंजीनियर। जी जी, देखिए जी जी। सो इट्स अ हायर, मतलब एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी जी। सो एक मेट्रो चलाने के लिए एक इंजीनियर का होना जरूरी है। जाहिर जी। चलिए सर, एक और सवाल है फराज मेहदी सहारनपुर से जी। इनका सवाल है कि क्वेश्चन इज दैट आई हैव गिवन द एग्जाम ऑफ हाई स्कूल एंड आई चूजन दिस सब्जेक्ट कॉमर्स प्लस कंप्यूटर्स। गिव मी दिस सजेशंस दैट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट। कॉमर्स के बाद जनरली क्या होता है कि 10+2 लोग साइंस पे समझते हैं, फील्ड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें कॉमर्स की साइड से तो बहुत सारी फील्ड निकल के आती है। ओके। जैसे आप 10+2 कॉमर्स के बाद आप CA की तरफ निकल सकते हैं। सर इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है कॉमर्स प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आज की डेट में एक बेसिक टूल है। ये कोई जनरल कोर्स की बात कर रहे हैं? इनफैक्ट देखिए, जैसे टैली है या इस तरह की चीज़ें जो हैं जो कॉमर्स से अटैच हैं, वो तो जैसे आप जाएंगे उस फील्ड में तो कंप्यूटर तो आपकी एक नेसेसिटी बन जाएगी। नेसेसिटी। तो कंप्यूटर तो जस्ट लाइक ए टूल आप कह सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे नाज़रीन से कहना चाहूँगा, जैसे आप इंजीनियरिंग की ब्रांच की तरफ जब आप जाएंगे तो चाहे आप सिविल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में, कुछ भी हो, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर आपको पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाइड मैथ्स पढ़नी होती है, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री अप्लाइड पढ़नी होती है। तो कुछ चीज़ें एज ए टूल यूज़ होंगी। तो कंप्यूटर तो आज की डेट में एक टूल ऑफ लाइफ है इनफैक्ट, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन एक्सक्लूसिव मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कॉमर्स के बाद आपके लिए जो सबसे अच्छी फील्ड और एक वेल नोन फील्ड निकल के आती है, दैट इज CA से आप कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं आप, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको मैं कह सकता हूँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप आप कर सकते हैं, CS जिसको मैं कह रहा था आपका, और भी बहुत सारे भी, जैसे BBA आप कर सकते हो, आप BBM में जा सकते हो। तो कॉमर्स BCA वगैरह इज अ पार्ट ऑफ द BCA भी कर सकते हो, लेकिन BCA में थोड़ा सा एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम निकल के सामने आएगी वो ये होगी कि BCA में मैथ्स का अच्छा खासा एप्लीकेशन है। तो आप देख लें कि अगर आपने BCom में मैथ्स रखा, 10+2 कॉमर्स में मैथ्स रखा है, तो आप BCA की तरफ बढ़ें। एग्जैक्टली, उसमें मैथ्स का एप्लीकेशन ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मैथ्स देख लें, में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स अगर आपकी हो 10+2 कॉमर्स में मैथ्स, तब तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज मैथ्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तो बचें, उससे आप बचें। और बेहतर है कि आपके लिए दूसरी बहुत सारी फील्ड है, आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जी, थैंक यू सर। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स सब्जेक्ट, व्हाई दिस इज गोइंग ऑन एंड इन फ्यूचर मैथ्स इज सो इम्पोर्टेंट, प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर दिस। आपको ये लग रहा है कि मैथ्स से ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, तो प्लीज़ अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए और इसमें इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स को मैंने जैसे पहले भी सवाल में जिक्र किया कि जब मैथ्स को आप लाइफ के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखेगा। या आप ये समझें कि लाइफ में एक्सेल करने के लिए मैथ एक नेसेसरी सब्जेक्ट है। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, आप अपने आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो ये समझ के कि आगे अगर आपको बढ़ना है तो मैथ्स आपके लिए एक रास्ता है। आप इसको देखें, समझें और किताबों को ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, क्वेश्चंस अपने से लगाएं। ऐसा कुछ भी मैथ्स में नहीं है। बीइंग ए मैथ्स टीचर, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है।
क्योंकि एक बार अगर मैथ्स आपको समझ में आ गया और आपको इंटरेस्ट आ गया तो फिर मैथ्स जैसा आसान और कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको वर्ल्ड में दिखाई नहीं देगा। हाँ जी। That is- जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे हम लोग को ऐसा लगता था कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं, अगर ये एग्जाम में बैठे तो टॉप करेंगे बिकॉज मैथ्स इतना डिफिकल्ट होता है सबके लिए। बट जैसा आपने कहा कि अगर उसमें मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना, देखना और ये समझना। जैसे मान लिया अगर मुझे ये लग जाए कि बगैर इसके मैं आगे कामयाब नहीं हो सकता हूँ, तो मेरा दिल, मेरा जहन मुझे आमादा करेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे सीखना है या इसके तरफ बढ़ना है। तो आप मैथ्स को थोड़ा सा इस एंगल से देखिए और कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ कि मैथ्स आपको समझ में आएगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 2014 में इंटर पास किया है और मेडिकल की प्रिपरेशन एक इंस्टीट्यूट से किया है और एंट्रेंस में बट बहुत अच्छा नहीं हो पाया। मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता सेल्फ स्टडी में। मुझे सारी बातें मालूम हैं कि लेबर इज़ सो इम्पॉर्टेंट विद द कंसंट्रेशन, और मैंने 12th क्लास तक सीरियसली पढ़ाई की बट जब से मैंने मेडिकल एंट्रेंस में रिजेक्ट हुआ है, मेरा दिल पढ़ाई से उठ गया है। मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों वीक है, फिर भी मेडिकल करना चाहती हूँ। मेडिकल के अलावा सेकंड ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। ईयर वेस्ट होते जा रहा है। सो प्लीज़ गाइड मी फॉर दैट फील्ड इन विच आई डेफिनेटली गेट अ सक्सेस विदाउट एनी डाउट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो कंपटीशन में अगर आप एक दो बार बैठी हैं और आपको सक्सेस नहीं मिला है तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, और आप ये समझें कि अगर आपने 2 साल सब्जेक्ट में लगाया है तो सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये क्लियर करूँ। जैसा आपने जिक्र किया कि केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी थोड़ी सी वीक है, तो आप मेडिकल में आप देखें कि मेडिकल में सब्जेक्ट क्या होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो अगर केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी वीक है, इसका मतलब 2/3 पार्ट आपका वीक है। तो आप अपनी कमजोरी तो समझ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जाम को प्रैक्टिकल वे में तो मतलब अटैम्प्ट नहीं किया है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक 10+2 साइंस लेने के बाद जनरल एक जो फीलिंग निकल के आती है कि हमारे पास अगर मैंने बायोलॉजी लिया तो मेडिकल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि मेडिकल तो एक सिंगल ऑप्शन नहीं है, बल्कि मेडिकल एक ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शंस निकलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन मेडिकल है। दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? आप लाइफ साइंसेज में जा सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो, आप एग्रीकल्चर साइंसेज में जा सकते हो, एग्रो मैनेजमेंट आगे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपके लिए फील्ड्स बहुत सारी खुली हैं। मैं कहूँगा कि डोंट डिले, आप बीएससी लाइफ साइंसेज से करें या माइक्रोबायोलॉजी आगे चल के आप लें या बायोटेक करने की कोशिश करें, और एग्रीकल्चर साइंसेज से भी आप जुड़ने की कोशिश करें। एक पुणे में इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर साइंसेज का, आप उसका एंट्रेंस देखें। आप आज ही साइट पे जाके उसको सर्च करें गूगल पे, और वो ऑल इंडिया टेस्ट है। और अगर आप वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर करती हैं तो आगे रिसर्च का बहुत ही अच्छा एक स्कोप निकल के आएगा। और उसके बाद आप एग्रो मैनेजमेंट करें, उससे एक बड़ा बेटर कम्बिनेशन निकल के आएगा, और मार्केट में उसकी आज की डेट में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने आप को उस तरफ ले जाने की कोशिश करें, या बायोटेक में जाएं या माइक्रोबायोलॉजी में जाएं। फील्ड आपके लिए लाइफ साइंसेज की बहुत सारी खुली हुई हैं, आप एक बार नेट पे जाके सर्च करें। मैं तो समझता हूं कि अगर आप लाइफ साइंसेज की तरफ जाएंगे, जैसे एक और भी मैंने पिछले एपिसोड में एक फील्ड का जिक्र किया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज, बहुत ही अच्छी फील्ड है। आप उस तरफ भी रुजू कर सकती हैं। पहले आप बीएससी आप कर लें बायो से, और उसके बाद फिर आप एमएससी वहाँ से करने की कोशिश करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज से। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। या माइक्रोबायोलॉजी में आप बीएससी करके फिर आगे रिसर्च करके आप निकल सकते हो, बायोटेक में आप जा सकते हो। तो ऑप्शंस आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि बायो 10+2 के बाद जितने करियर ऑप्शन निकल के आते हैं उसमें मेडिकल एक ऑप्शन है, ना कि अपने आप में अकेला ऑप्शन है। ओके, ना कि अपने आप में अकेला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उस तरफ निकलें, और मैं आपको फिर कहूँगा एग्रीकल्चर साइंसेज की तरफ आप अपने आप को ले जाने की कोशिश करें। वहाँ बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, उसमें आप अच्छा कर सकती हैं। एंड वेल विशेस फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। सर, एग्रो मैनेजमेंट के बारे में आपने कहा, इसमें मैथ्स जरूरी कि देखिए, जब भी आप मैनेजमेंट के साइड निकलोगे, जब आप एमबीए करने जाओगे आप, तो एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैंने कहा ना कि आपको ग्रेजुएट होना है। ओके, ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट होना है बस। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए उस फील्ड से अटैच करके करोगे जिस फील्ड से आपकी ग्रेजुएशन है, तो मार्केट में एक आपको एक वैल्यू मिलेगी आपके कोर्स की। राइट। आप इंडिपेंडेंट भी, जैसे बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे बीटेक है और फाइनेंस से एमबीए करते हैं।
तो अब टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का आप देखें कम्बिनेशन। भाई अगर मैकेनिकल से हमने इंजीनियरिंग किया और प्रोडक्शन में अगर मैंने MBA किया तो मुझे कुछ कम्बिनेशन समझ में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर मैं आपकी बात पे मैं एक जोर डाल के एक बात कह रहा हूँ कि मेडिकल आपके लिए एक सिंगल ऑप्शन नहीं है। वाया 10+2 बायोलॉजी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस तरफ बढ़ें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अगला सवाल है कि मेरे बेटे ने BCom किया है, मैंने आपका नंबर टीवी पे देखा तो मैसेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया, हमने इसीलिए नंबर दिखाया था कि आप अपने सवालात पूछें। सर हम आगे उसको क्या, मेरा बेटा है जिसने BCom किया हुआ है, हम उसको आगे करने के लिए क्या कहें? वो बहुत परेशान है BCom के बाद। BCom के बाद आगे तो एक सबसे पहले तो CA ही है आपका, आप CA की तरफ ले जा सकते हैं। CA के अलावा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, CS की तरफ आप लेके जा सकते हैं, ICWA की तरफ आप लेके जा सकते हैं, या आप MBA परस्यू कर सकते हैं आप, या बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं, आप गूगल करें, बहुत सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स कोर्स होते हैं अकाउंटिंग में जो 6-6 महीने के होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं। तो इस तरह के भी छोटे छोटे कोर्स करके आप उसको BCom के साथ अटैच करके एक जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर स्टडी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि BCom के बाद आइदर CA, ICWA, CS, MBA, या अगर आप MCom करना चाहें तो MCom करने के बाद भी अगर आप चाहें तो लॉ के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस आपके लिए इस तरह के बनते हैं, आप देख लें कि आपके एतबार से कौन सा करियर आपको सूट करता है। पर ये सही टाइम है इनका डिसीजन लेने का? डेफिनेटली अब लेना चाहिए, क्योंकि अब होता क्या है कि अगर आप किसी कोर्स को करने के बाद जब ईयर गैप करते हो तो क्या होता है कि क्योंकि पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है ना, तो पीछे से भीड़ तो बढ़ती आ रही है ना, और जिस लिहाज से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उस लिहाज से कैरियर ऑप्शन में इंक्रीज आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लिया, सपोज करो कि इस साल MBA अगर 5,000 बच्चों ने किया किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो अगले साल क्या होगा कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट या नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ के हो जाएंगे 6,000, और सीट ऑप्शन जस्ट बढ़ेगी 50 या 20 या 30। तो इस लिहाज से क्या होगा कि कैरियर ऑप्शंस आपके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करने में आपको परेशानी होगी। तो बेहतर है कि आप एक फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक फ्लो में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अगला सवाल जो ईमेल के जरिए आया है वो ले लेते हैं जी। नयनजोत सिंह है, नयनजोत सिंह का सवाल है, सर आई वांट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन बैंक, आई गिव एग्जाम +2 इन आर्ट स्ट्रीम, व्हाट शुड आई डू नाउ? आर्ट्स में 10+2 का इन्होंने एग्जाम दिया है। यस, एंड ही वांट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन बैंक। लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पहला तो इनके लिए रूट ये बनता है कि ये ग्रेजुएशन करें, करने के बाद लॉ, और अगर लॉ के बाद किसी मैनेजमेंट का कम्बिनेशन लें तो फार एंड फार बेटर। ओके, तो लॉ तो इसमें हर हाल में आपको चाहिए, ठीक है ना। ओके, और 10+2 के बाद जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, क्लैट के बारे में आपको शायद याद हो, आपने क्वेश्चन राइज किया था। क्लैट ये 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसको भी आप एंट्रेंस इसका है, आप गूगल करें आपको पता चलेगा फॉर्म्स कब आते हैं, और बेंगलोर में इसका मेन कॉलेज है और भी जगहों पे इनके कॉलेजेस हैं। तो आप क्लैट 10+2 के बाद एंट्रेंस दें, क्लैट क्वालिफाई करके आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करें, और वहाँ से लॉ ग्रेजुएट बनने के बाद कोशिश करें कि फाइनेंस में आप MBA करें, और MBA करने के बाद फिर आप अपना कैरियर स्टार्ट करें। तो एक अच्छा कम्बिनेशन आपको अपने सब्जेक्ट के साथ मिलेगा, और अपॉर्चुनिटी भी और मार्केट वैल्यू भी आपको मिलेगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। सर अगला सवाल है जो ईमेल के ज़रिए आया है, मोमिना कुरैशी, इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपना 10+2 आर्ट स्ट्रीम से किया है और अब मेरा ग्रेजुएशन 2nd ईयर है विद BSc होम साइंस। ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू परस्यू MBA आफ्टर अ ग्रेजुएशन? क्या MBA करना मेरे लिए ठीक रहेगा? एग्जैक्टली। फिर मैं अभी जस्ट मैंने कहा कि MBA में अगर आप ध्यान दें, कुछ एंट्रेंस ऐसे हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट। ओके, जैसे MBA जाएंगे तो ग्रेजुएट चाहिए आपके लिए, UPSC IAS के लिए आप जाएंगे तो आपको ग्रेजुएट चाहिए जी। तो ग्रेजुएट में स्ट्रीम फिक्स नहीं होती कि आपको ऐसे करना। और जैसे मैंने पिछले सवाल में भी जिक्र किया, एग्रो मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपसे कहा, हाँ, तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। इसके साथ क्योंकि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप HR भी सोच सकती हैं, HR भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा।
तो आप मैनेजमेंट कर सकती हैं उसके बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये सवाल कश्मीर से है जी। इनका नाम है राशिद हुसैन। ये पूछ रहे हैं कि आई हैव रिसेंटली पास 12th बोर्ड एग्जाम विद 87%। अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स। राइट, You're getting? एस्ट्रोफिजिक्स। Especially astrophysics. Now I want to pursue a BSc Physics honors in any good college. ओके, So please tell me about exam to pursue BSc honors in any good college in India. It will be your most kindness. राशिद साहब नाम बताएं। Right. राशिद साहब, पहले तो आपने बोर्ड में 87% स्कोर किया, कंग्रेचुलेशंस एंड वेल विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर ऑल्सो। राशिद साहब, जहाँ तक फिज़िक्स में कैरियर को आगे बढ़ाने की बात है, तो आपने अच्छे कॉलेज का जिक्र किया, तो इसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के आता है, दैट इज़ IIT। Okay. तो IIT में जैसे आप देखेंगे तो अप्लाइड फिज़िक्स से आप बैचलर इन साइंस करके BS करके कोर्स होता है, वो 4 ईयर का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, उसमें आप 5 साल में MSc करके आप वहाँ से निकलते हो। तो एक तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन होता है कि आप वाया IIT जाएं। Okay. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज से आप करें, या IISER से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों एंट्रेंस आपके लिए दो तरह से आपके लिए यहाँ पे जाने के रास्ते खुलेंगे। एक तो वाया IIT, और दूसरा जो इसमें दाखिले का प्रोसीजर होता है वो होता है वाया योर स्कोर इन KVPY। तो मैं यहाँ पेरेंट्स के लिए इस कोर्स के बारे, इस टेस्ट के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में करना चाहूँगा साजिद साहब जी। KVPY फुल फॉर्म होता है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। Okay. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। Okay. ये 3 क्लासेस में जब आप रहेंगे तो कंडक्ट होगा। एक होता है 11th क्लास में, Okay. एक होता है 12th में, और एक होता है BSc पार्ट 1 में। Okay. ये 3 लेवल पे है। एक रिटन आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका फिर एक दूसरा राउंड होता है, वो होता है इंटरव्यू राउंड। इसमें जो एक इनकी मिनिमम कट ऑफ होती है, अगर उस कट ऑफ को आप क्लियर करते हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज या IISER में आपको विदाउट IIT डायरेक्ट आपको दाखला मिलता है, और साथ साथ गवर्नमेंट हर महीने आपको 5,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पे प्रोवाइड करती है। Okay. दैट इज़ आइदर आप 11th में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करें या 12th में करें, और इनके लिए है कि ये BSc पार्ट 1 में क्योंकि अब आ जाएंगे आप, ये राशिद साहब, तो ये BSc पार्ट 1 में KVPY का टेस्ट दें। इसका 2 राउंड होगा, पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, आप उसे क्वालिफाई करें। और पिछले साल का कट ऑफ मैं BSc पार्ट 1 का बता रहा हूँ, ये 50% स्कोर पे कट ऑफ गई थी, और जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ एडमिशन मिलेगा इन BSc फिज़िक्स। वहाँ से BSc MSc फिज़िक्स करने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी फिज़िक्स में वहाँ से रिसर्च करें। इंडिया में दी बेस्ट माना जा सकता है इस प्लेटफॉर्म को। और एक और बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आप ये पॉलिसी याद रखेंगे, जो 5,000 मैंने स्कॉलरशिप बताया, ये तब गवर्नमेंट आपको देगी जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के बाद रिसर्च आप करेंगे। Okay. Without research नहीं मिलेगा। एक तो ये, और साल भर जो आप पढ़ाई करेंगे, साल भर में जो आपका स्कोर आएगा, उस स्कोर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा आपको एक फ़ंड और देगी। वो लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच का कोई फ़ंड होता है, 25,000 के आसपास का या 28,000 के आसपास का वो होता है। तो जितनी साल आप वहाँ पे रहेंगे ड्यूरिंग स्टडी, आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साल के परफॉर्मेंस पे 20 से 30 हज़ार के बीच में भी एक अमाउंट आएगा। तो इनके लिए बेहतर है कि ये KVPY का टेस्ट आप देखें और तैयार हों। अब मान लिया अगर KVPY से नहीं आप जा पा रहे हो, तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज से BSc फिज़िक्स करो, उसके बाद फिर MSc फिज़िक्स करने के लिए आप स्पेशलाइजेशन लो और वहाँ से एस्ट्रोफिज़िक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। पुणे में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस तरह के कोर्सेज़ कराते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आप अगर KVPY के थ्रू आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, तो वाया आप ये सब सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ से MSc फिज़िक्स करने के बाद आप रिसर्च करें,
डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर आपके लिए होगा। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर अगला सवाल है, सर मेरा नाम ज़ेबाइश आबिदी है, मैंने आपका शो कामयाबी के रास्ते देखा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं अभी क्लास 9th में हूँ, तो मेरे स्कूल में साइंस और कॉमर्स क्लास 9 से ही मिलती है। फाइन। रज़ा सर, आपने जहाँ तक बात की वो क्लास 10th के बाद की बात की है। मेरे स्कूल में 10th के बाद साइंस स्टूडेंट को बायोलॉजी और मैथ्स में चूज़ करना पड़ता है। गुड। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लाइन आप इस पर भी बोलिए कि वे ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए साइंस स्टूडेंट की और क्या थिंकिंग होनी चाहिए। बेटा आपने प्रोग्राम देखा और मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस प्रोग्राम से जुड़ें, आगे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो भी होगी वो हम आपको देते रहेंगे। और आपने हमसे क्वेश्चन रखा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। इस बच्चे ने क्वेश्चन राइज किया कि साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो साइंस एक इंसान को नेचर से और रीज़न से और रीजनिंग से और वाई नॉट इससे अटैच करने की कोशिश करता है। तो इसे तो समझ के सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पहली, हर बार मैं बार ये बात रख रहा हूँ और फिर आपसे मैं कह रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, एक बड़ा अच्छा मैं यहाँ रास्ता रख रहा हूँ, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए सुन के। सपोज अगर ये बच्ची 9th में किसी बोर्ड में है, बेटा से बेटा आप किसी बोर्ड में होगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप CBSE में हो। CBSE 9th का मैथ्स आप अगर कर रहे हो और अभी समर वैकेशंस चल रहे हैं, तो आपको पैरेलल एक कोशिश ये करनी चाहिए कि ICSE बोर्ड की 9th की बुक आप कहीं से ले लें और वो टॉपिक जो CBSE 9th में हो और ICSE 9th में भी हो, आप समर वैकेशन में पैरेलल उसको CBSE के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इससे पहला फ़ायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन की वैरायटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो, और दूसरी बात यह है कि आगे चल के आपके लिए बोर्ड कोई बैरियर किसी भी पार्ट ऑफ टाइम पे नहीं दिखेगा। ओके। एक तो ये आप कोशिश करें। दूसरी कोशिश ये करें कि वैकेशन का प्रॉपर यूज़ करें। जनरली मैंने जो अच्छे बच्चों को देखा है, जो एक IIT मेडिकल या इस तरफ के एंट्रेंस में NDA वगैरह में जो क्वालिफाई करते हैं, उनको मैंने ये देखा है कि वो वैकेशन का बहुत प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इस तरह का प्लानिंग कर लिया कि मेरा समर वैकेशन हुआ है, 1.5 महीने की छुट्टी है, मैं ऐसा करता हूँ कि 1.5 महीने की छुट्टी में कोई एक सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर लूँगा। यानी जनरली मैथ और साइंस के बारे में मैं कह रहा हूँ क्लास 9th के लिए। तो आप ये करें कि अभी जैसे 9th की आपकी क्लास चल रही होगी और समर वैकेशन भी चल रहा होगा, तो आप 1-1.5 महीने की जो छुट्टी बची हुई है इसमें प्लान करके आप अपने मैथ्स को या साइंस को, दोनों में से जो आपका मन करे, आप कोशिश करके लगभग आप उसको फिनिश करने की कोशिश करें। ओके। इससे क्या होगा कि जब आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाओगे और कल को जब स्कूल खुलेगा, जब आप स्कूल में जाओगे और बच्चों के साथ बैठोगे और कोई क्वेश्चन क्वेरीज आएगी, तो डेफिनेटली उन बच्चों के रिस्पेक्ट में आपका जवाब पहले आएगा। तो आपको एक नफ्सियाती एज मिलना शुरू होगा क्लास में और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप प्राउड फील करेंगे या आप अच्छा करना शुरू करोगे। तो आप वैकेशन को प्रॉपरली यूज करने की कोशिश करो। सेकंड, यहाँ पे तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप CBSE में हैं तो NCERT ने एक बुक लॉन्च किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। इस बुक को आप गूगल पे जाओ और फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम डालोगे तो उसमें क्लास भी आएगी, तो क्लास 9 डालो और 9 जब पुट करोगे तो उसमें साइंस का भी ऑप्शन आएगा और मैथ्स का भी ऑप्शन आएगा। तो वो बुक भी आप फ्री डाउनलोड कर लो और उसे भी कोशिश करो पैरेलल NCERT के पढ़ने के। तो इससे भी क्या होगा, क्वेश्चन की वैरायटी, वेरिएशंस वगैरह आपको और भी मिलेंगे और हमेशा क्वेश्चन को कभी भी क्लास में पूछने में आपके अंदर हिचक नहीं होनी चाहिए। देखिए, हो सकता है आपको हंसी आए और एक बड़ा अच्छा बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल बहुत देता हूँ। जनरली होता क्या है कि कोई बच्चा कभी किसी क्लास में कोई सवाल अगर उसको पूछना है तो अब वो टीचर से क्यों नहीं पूछ पाता है। अब उसके दिल में एक डर ये होता है कि अगर मैं ये पूछूं तो साथ वाले स्टूडेंट हंसने लगेंगे, अक्सर कहीं हंसने ना लगे।
तो वो अब अपने अपने सोचने का नजरिया है। जैसे एक क्वेश्चन ये होता है कि आधा गिलास पानी दिया गया और जनरली लोग पूछते हैं कि ये बताओ कि ये क्या है, तो कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा है। तो वहां से आप नजरिया चेक करते हो कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अब देखो इस बात को मैं कैसे, मेरा नजरिया क्या है, बच्चे हंसते हैं, ये डर होता है कि अगर मैंने कुछ पूछा तो बच्चे हंसने लगेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप ये समझो कि वो बच्चे आपके मेयार को या आपकी कैपेबिलिटी को देख के नहीं हंस रहे हैं, बल्कि वो इस बात को जान के खुश होके हंस रहे हैं कि मैं अकेला नहीं था जो नहीं जानता था, ये भी नहीं जानता है। हाँ। एक पहलू ये भी हो सकता है कि मैं अकेला नहीं था, कतार में ये भी, हाँ, मतलब ये तो मैंने पहचाने नहीं था, ये तो मेरे ही घर का बच्चा है, ये तो मेरे ही ग्रुप का बच्चा है। तो ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो इमीडिएट आप टीचर के सामने उसको रखें, उसका सोल्यूशन निकालें। हिचकिचाना नहीं चाहिए, एकदम नहीं। ओके, एकदम नहीं। और क्लास में जब भी आप पढ़ें तो इतना आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आपको ये फील आए कि उस क्लासरूम में आप अकेले बैठे हैं, आपके अलावा कोई बैठा भी नहीं है। अच्छा, यानी वेल फोकस्ड होना चाहिए आपको। तो बेटा वेल फोकस्ड रहिए, क्लास में प्रॉपर रहिए, होमवर्क प्रॉपर कीजिए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, और क्लास में क्वेश्चन करने में, पूछने में कभी हिचकिए मत, क्योंकि बच्चा जो हंस रहा है वो आपके लियाकत पे नहीं, बल्कि ये जान के खुश हो रहा है कि आप भी उसी के जैसे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा सर, जो इन्होंने साथ साथ ये भी सवाल किया कि जो है 9th से साइंस और उसमें डिसाइड करना पड़ता है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर में? नहीं होगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। भाई 9-10 तक तो मैथ साइंस को तो आपको रखना ही है हर हाल में, और आप उसको ढंग से लें और आगे लेके बढ़ें। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी सवालों के जवाब आपने दिया। आई होप हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स को उनके जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए होंगे। सर एक आखिरी सवाल, और ज़्यादातर सवाल जो आज आए हैं मैथ से, जैसे हम डरते हैं वैसे सब डरते हैं सारे सवाल मैथ से रिलेटेड हैं। सो एक ये पूछना चाहते हैं कि मैथ्स के लिए कोई गाइडलाइन, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? मैथ्स इतनी ख़तरनाक है नहीं जितना कि उसको बना के बता दिया जाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, जब मेरे जैसा आदमी मैथ्स पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? बच्चों को ऐसे ही लग रहा है आपको आ रहा है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस चीज़ को आप सीखने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको आएगी। श्योर। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसको आपने दिल से सीखने की कोशिश किया होगा और नहीं आया होगा? क्या कोई ऐसा मोबाइल है जिसको आपने ऑपरेट करने की कोशिश की हो और आपने उसे ऑपरेट नहीं किया हो? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको आपने चलाने की कोशिश की और आप उसको चला नहीं पाए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक मैथ्स के बारे में बताया जाता है, मैथ्स को बताया ये जाता है कि मैथ्स मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान रखें, जिस दिन से अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ याद तो करना ही नहीं है। ओके, इसमें सारी चीज़ें समझने पर है। क्योंकि जिस दिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, उस दिन से मैथ आपको सताना शुरू करेगा। ओके, सो मैथ्स को कभी याद करने की कोशिश मत करें। मैथ्स चाहता ही है कि आप मेंटल एबिलिटी से उसको पढ़ें, माइंड से पढ़ें। एम फॉर मैथ्स एंड एम फॉर मेंटल एबिलिटी एंड एम फॉर मैथ्स एंड एम फॉर माइंड। तो आप माइंड से और मेंटल एबिलिटी से पढ़ें, रीज़न ढूंढें, नंबर के साथ खेलने की कोशिश करें। भरोसा मानिएगा, जब आप नए सीरीज़ का मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो तो मैथ्स के क्वेश्चंस क्यों नहीं? डेफिनेटली यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। ओके, डेफिनेटली यू कैन। या थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा आज जो है पूछे गए सवालों का जवाब दिया। आई होप हमारे व्यूवर्स को काफ़ी पसंद आया होगा। सर अगला एपिसोड हम सोच रहे हैं कि कोई करियर, क्योंकि अभी वक्त है, एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, कि किसी बच्चे को करियर चुनना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शन रखना है, और माँ बाप को इसके ऊपर एक सब्जेक्ट हम लोग किया जाए इंशाल्लाह। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर बच्चा एग्ज़ाम दे देता है 10th के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद उसे कौन सा कैरियर ऑप्ट करना है, उस कैरियर में जाने के लिए क्या चाहता है, जाना चाहिए, तो माँ बाप को और खुद बच्चे को, स्टूडेंट को किन बातों का इंशाल्लाह। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, और इस पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, और आप अपने सवालात भी ज़रूर इस पे पुट कीजिए। सो जी व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं या इससे जुड़े हुए कोई सवालात हैं आपके पास कि 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अगर आप कोई करियर चुनने जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला लेने जा रहे हैं, तो उसमें माँ बाप यानी पेरेंट्स को और बच्चे यानी स्टूडेंट को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा कि वो क्या चूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं, इनसे जुड़े हुए सारे सवालात आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com,
और व्हाट्सएप पे हमारे टेक्स्ट और वॉइस के ज़रिए भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इस नंबर पर वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। याद रहे सिर्फ इतना करना है, जब आप अपने सवालात भेज रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखना ना भूलें, जिससे हमें समझने में ये काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और सर को भी कि वो एरिया के हिसाब से भी वो बात कर सकते हैं कि आपके पास वो एरिया में, आपके सिटी और शहर में और आपके गांव में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, इस तरीके की कौन सी पढ़ाई है जो आपके लिए इजी रास्ता बनकर आपके सामने आती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सवालात आप हमें ईमेल करते रहेंगे। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।